मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आज है 16 दिसंबर और ऑब्वियसली पूरी बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर बड़ी ऑब्वियसली इसको मनाया जा रहा है। बांग्लादेश मना रहा है कि हमने आज़ादी हासिल की और इंडिया मना रहा है इसको कि जी हमने जो है वो बांग्लादेश बनाने में मदद की। अब देखना ये है कि भारत ने जब बंगालियों की मदद की, तो क्या वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्ज़ी थी या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है पाकिस्तान और अगर भारत ने एक पाकिस्तान के हिस्से में जाके वहाँ पे मुफ्ती बहनी को या एक नॉन स्टेट एक्टर्स को या एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाया और उसको मुख्तलिफ जगहों में फंडेड की, तो क्या ये बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है कि नहीं बनती? आज तो हम बात करते हैं कि जी देखें वो फलाँ मुल्क में, फलाँ जगह पे नॉन स्टेट एक्टर हैं और उनको फलाँ मुल्क सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आज से 50 साल पहले चले जाएँ, तो क्या ये मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के खिलाफ ये किया गया? और ये सुनिए मैंने कुछ वीडियोज़ इकट्ठी की हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो बताना चाहता हूँ 1971 के हवाले से। ये सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और क्या ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है या नहीं बनती, इसको सुनें और मैंने इसके अलावा और भी कुछ वीडियोज़ ढूँढी हैं, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले ये सुनिए। आज हम मुक्तियोद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। आज हम मुक्तियोद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने मिला करके अपना रक्त, हिंदुस्तान की फौज ने कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था, वो भावना का फर्क महसूस नहीं होता था। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी। 71 के दिनों को लड़ाई लड़ी। हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं। मोदी साहब कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी को बताएं और हमने जो 1971 में किया तो क्या भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था? क्या भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने में मदद नहीं की? और अगर की है मदद, तो इसका क्या लीगल, पॉलिटिकल या इंटरनेशनल लॉ में इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और क्या ये सवाल हैं, मैं समझता हूँ ये सवाल वो हैं जिनके आंसर मिलने चाहिए और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब देखें पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ाम आता है जी 93,000 फौजी थे। लेकिन पाकिस्तान के 93,000 फौजी नहीं थे, 3 डिवीजन थी ईस्ट पाकिस्तान में। तकरीबन जो कि 45,000 लोग बनते थे, उस 45,000 में भी सिर्फ 11,000 जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ कुक थे, वेटर थे और इस तरह के लोग थे। वो जो पाकिस्तानी फौज ने 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों को मारा, 20 लाख बंगाली वुमन का रेप किया और मुजीबुर रहमान ने खुद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जनवरी 2072 में, जनवरी 1972 और ये प्रूव करने के लिए कि वाकई 3 मिलियन लोग जो थे और वो फेल हुए इसमें और बताया गया कि जो टोटल नंबर थे वो 38,000 से, जिनको बाद में इंक्रीज करके 50,000 किया गया कि 50,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे और कमीशन जो बना था उसने तकरीबन 2680 कंप्लेंट्स रेप विक्टिम्स की कंप्लेंट जो है वो रिसीव की, जिसमें से तकरीबन जो उसको राउंड करके उन्होंने 25,000 कर दी। सो पॉइंट ये है कि भारत एक तरफ ये कहता है कि हम इज्जत के रखवाले हैं बंगालियों के, लेकिन आज अगर देखा जाए, आज भी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया के सदर पहुंचे हुए हैं गोल्डन जुबली तकरीबात के लिए और भारतीय सदर वहां पे जा रहे हैं। अच्छी बात है, मिले, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। भारत और इंडिया के भारत और बांग्लादेश के ताल्लुक होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई या ना की गई? पाकिस्तान को तोड़ा गया कि ना तोड़ा गया? और क्या इसको तोड़ा जाना ठीक समझा जाता है? और पाकिस्तान की फौज के बारे में जो सवाल किए जाते हैं, देखिए हर बंदा नेशनलिस्ट होता है, हम सब नेशनलिस्ट हैं, मैं भी नेशनलिस्ट हूं, मुझे अपनी फौज से, अपने मुल्क से प्यार है। अब देखिए जो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो जी पाकिस्तानी फौज ने और स्टैब्लिशमेंट ने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों के खिलाफ किया, लेकिन हकीकत में जो ये था कि जो अवामी लीग थी उसका जो वायलेंस था वो बढ़ता जा रहा था और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च 26 1971 को हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई, पाकिस्तान का जो झंडा था उसकी तजलील की जा रही थी, जेल ब्रेक्स हो रही थी और जो पुल बने हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, फैक्ट्रियां जलाई गई थी, बैंक लूटे गए, जो फूड के डिपो थे वो तोड़े गए। तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में जब मुफ्ती बहनी को इस तरह ट्रेन किया गया
तो फिर जाहिर बात है हुकूमत ने, फौज ने इस पे एक्शन तो लेना होता है कि नहीं लेगा कोई। वो जी दूसरा ये है कि जी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, वो एक्सक्लूसिवली टारगेट करते थे हिंदूज को इन ईस्ट पाकिस्तान में। एक शर्मिला बोस एक इंडियन बंगाली स्कॉलर है जिसका मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाता हूँ। वो रिसर्चर भी, उन्होंने खुद कहा कि जो हिंदूज थे उनको कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, और उन्होंने माइग्रेट कर दिया जो है वो इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के एक्शंस की वजह से। उनको ये था कि हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और जो मटेरियल और वो जो चीजें हैं हम उसको जो है वो सेव कर सकें। और साथ में मैं आपको उनकी वीडियो सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, एंड देन आई थिंक यू विल कम टू नो। ये सुनिएगा शर्मिला बोस को। I'm Sharmila Bose from the University of Oxford. I myself grew up with this Indo-Bangladeshi dominant narrative. Yes, sir. If I knew, I wouldn't have told you. I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had grown. Though India is ever present because of its heavy involvement in the conflict. And I had difficulty accepting that myself, so I understand that people both in Bangladesh and Pakistan who have grown up with this nationalistic mythology will have difficulty in accepting a correction of that. अब अगर आप सुने शर्मिला बोस को, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि ये पूर्ली डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया हैवीली इन्वॉल्व है इसमें। तो क्या हम देखिए, हमने एक ग्लोबल नॉर्म्स होती हैं, ग्लोबल वैल्यूज है, इंटरनेशनल लॉ है, यूएन चार्टर है। क्या हमने इस चीज को नोट करना है कि नहीं कि जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो किस तरह चलती हैं? जब सॉवरेन स्टेट चलती हैं कि इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो फिर क्यों करके एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर दरअंदाजी कर सकता है? और ये सवाल कि जी इंडियन फौज जो है वो उसकी जो इंटरवेंशन थी वो ह्यूमैनिटेरियन थी, वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं थी, वो अपॉर्चुनिस्टिक थी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और होती है, अपॉर्चुनिस्टिक इंटरवेंशन और होती है। एंड इंडिया को किसने हक दिया कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करे? क्या इंडिया म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर सकता है? क्या आज हम किसी मुल्क में जाके अकेले सिंगल हैंडेडली जाके ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? क्या अमेरिका ने इराक के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की? और फिर की तो क्या हुआ? और अगर क्या उसके पीछे लीगल टूल्स थे कि नहीं थे? लीबिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुई, क्या लीगल टूल्स थे कि नहीं? आपको किसने हक दिया कि आप उसकी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? वो कहते जी इंडियन जो फौज की इंटरवेंशन थी वो स्पॉन्टेनियस थी, प्लान नहीं थी। भाई इंडियन नैरेटिव जो है वो ये है कि जो आप नरेंद्र मोदी को सुने, जो मैंने अभी आपको इनकी वीडियो चलाई, क्या वो स्पॉन्टेनियस इंटरवेंशन थी? और फिर सवाल ये आता है कि जी इंडिया को इंटरनेशनल पावर्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट नहीं दी थी? मॉडर्न टैंक्स दिए, एयरक्राफ्ट्स दिए, और ये दिस हैपेंड ऑल। ये अगस्त जो है वो 1971 तक चलता रहा। और ये जो चीजें हैं सारी इंटरनेशनल सपोर्ट के तहत, ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मदद रही और मदद करती रही इंटरनेशनल कम्युनिटी। और फिर हमारी फौज पे इल्जाम आया जी वो तो लड़े ही नहीं, उनसे तो लड़ा ही नहीं गया। ये आप सुने इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनको जरा सुने, फील्ड मार्शल सैम साहब जो मानिक शाह को सुने और देखें कि वो क्या कह रहे हैं। जस्ट लिसन हिम व्हाट ही सेज। मेरा ख्याल है करण थापर इनको सवाल कर रहे थे, ये सुनिएगा। Amazing question. Let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly.
but they had no chance. They were 1,000 miles away from their boots. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 50 to 1. They just had no chance. But they fought very gallantly. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. We tried to capture a place called Hilli, which he was defending. We tried very hard and we didn't succeed until about the third attempt. And he fought gallantly. I did send him a personal letter. And when I went to fax, ये आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? आप अगर इनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या वो बात क्या सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 51 की बात थी, रेशो की बात थी। वो कह रहे हैं मेरे पास 8-9 महीने थे, मैं प्रिपरेशंस कर रहा था। सो इट वाज ऑल प्लान्ड। ये प्लान था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए और ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे साइलेंट रही और खामोश रही और कोई कुछ नहीं बोला। और ये बात कर देना जी कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई ईस्ट पाकिस्तान में, इसलिए डेवलपमेंट वहां पे बड़ी थी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंटरसिटी ट्रेड जो थे, रोड प्रोजेक्ट्स थे, रिवर पोर्ट बनी, ढाका एयरपोर्ट था, फिर मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था और 5 कैडेट कॉलेज थे। उसके बाद चिटागोंग पोर्ट थी, बहुत कुछ था। क्वेश्चन ये था कि डिफरेंसेस, हमारी अपनी गलतियां भी बहुत ज्यादा थी। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम बहुत अच्छा खेल रहे थे उस वक्त। जारी बात है एक दूर एरिया हमें मिल गया, एक वो एरिया था और एक यहाँ पे हम थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, डिस्टेंस था। फिर डेमोक्रेसी नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद नहीं था, इलेक्शंस नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वहां डेवलपमेंट नहीं हुई, वहां पे चीजें नहीं थी। और वहां जी पाकिस्तान ने अपना कल्चर इंपोज करना शुरू कर दिया। बंगाली लैंग्वेज जो है वो तो 1956 में वहां पे राइज हो चुकी थी, लेकिन उर्दू जो थी वो तो हर जगह की जुबान थी। वो तो जिसे कहते हैं ना लिंगुआ फ्रैंका, वो तो एक इस तरह की जुबान थी जो सब के सब जिसको इस्तेमाल कर रहे थे। और ये चीजें ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी साहब की आप बातें सुने कि वो मुक्ति बहिनी को वो सपोर्ट करते रहे और वो बांग्लादेश की 50 इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पे उन्होंने ये बात की मार्च 2020 में और ये कहा और ये सब माने वो। अब हमें ये बताया जाए कि इसका कौन दावा कर सकता है? रशियन ये मानते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व थे, इंडियंस मानते हैं हम इसमें इन्वॉल्व थे। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, स्टेट क्राफ्ट के अंदर, जब एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट क्राफ्ट है, दुनिया को इस चीज का अंदाजा है कि बैन अल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं मानता। अब अगर आप देखें कि देखें पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई और तोड़ा गया। आप वो बुक है जो डेड रेकनिंग मेमोरीज ऑफ 1971 बांग्लादेश वॉर विद शर्मिला बोस वो पढ़े, वो कहती है कि 50,000 से 1 लाख जो लोग हैं वो मरे। अब ये वो बुक कह रही है और फिगर क्या बताई जा रही है? 3 मिलियन। 3 मिलियन। अब वो कहती है कि इतने रूमर्स थे सारे, सिर्फ पाकिस्तान को गंदा करने के लिए। पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ी। मैंने वो मानिक शाह साहब की आपको वीडियो चला के बताई, वो कहते हैं कि वो सवाल ही पैदा नहीं था, वो दूर थे। अगर कोई और मुल्क भी होता और जिसकी हमारे जैसी इकोनॉमी होती तो हमारे लिए मसले ही रहते इस तरह के। सो हमें क्या इस चीज में पाकिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए? द वर्ल्ड शुड लिसन पाकिस्तान और नॉट, कि जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त इंडिया ने किया और फिर सवाल एक ही था कि पाकिस्तान को तोड़ो। और जो 3 मिलियन जो बंगाली मार दिए, जो खवातीन रेप हुई, जो मुजीबुर रहमान का कमीशन था वो भी इसको एस्टैब्लिश नहीं कर सका। और ऑपरेशन सर्च लाइट जो था दैट वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल। लेकिन इतना जिस तरह शर्मिला बोस ने कहा कि ये पूरी डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया की जो हैवी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। आज अगर आप पाकिस्तान कहीं पे इंडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक है जी, तो आप दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो ये की ना गलत हो रहा है, लोग बातें करेंगे। इंटरनेशनल लॉ की कानून ये हमारे इंटरनल मैटर है, भारत नहीं कहता। तो भारत को क्या हक पहुंचता है कि वो किसी मुल्क के इंटरनल मैटर में ये सारा कुछ करे? क्या किसी को हक पहुंचता है? मेरा ख्याल ये है कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि साउथ एशिया के अंदर पहली नॉन स्टेट एक्टर या दहशतगर्द तंजीम की बुनियाद मुक्ति बहिनी की शक्ल में रखी गई थी। लेकिन आज
क्योंकि हालात डिफरेंट है, तो कोई बंदा उस पर बात नहीं करेगा, कोई बंदा उस पर बोलेगा नहीं कि क्या वाकई आज बातें हो रही हैं जी कश्मीर के अंदर, हम मानते हैं कश्मीर के अंदर जो चीजें हुई, जिहाद हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर की एस्टैब्लिशमेंट की बात होगी तो क्या हम मुक्ति बेनी से शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप पैरामिलिट्री ग्रुप किसी मुल्क में जाकर लोगों को पैसा देना और चीजें करना, क्या इसमें भारत मानेगा कि नहीं मानता? वो मानता है, लेकिन कोई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूछने वाला, कोई है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बने तो इस चीज को फाइंड आउट करे कि हुआ क्या और क्यों इस तरह हुआ। बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको एस्टैब्लिश करने चाहिए अपने ताल्लुकात, दोनों सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन ये चीजें भी तो देखी जाए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी आगे चली गई, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे मिसाइल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने 50 सालों में तरक्की की, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन जो केस है, जो 1971 की डेवलपमेंट्स हैं, वो भी सामने आनी चाहिए। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हमें जो हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड ठीक करना है, हमें अपनी हिस्ट्री को ठीक करना है। पाकिस्तान आज फाइनेंशियली ये स्ट्रांग नहीं है, उसकी एक और रीजन है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, उसकी एक और रीजन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन टेरिटरी और सॉवरेन स्टेट था और उसको चैलेंज किया गया और उसको तोड़ा गया, क्या ये सवाल मौजूद है? और जब नरेंद्र मोदी जैसा, जो कि हुई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और वो मानते हैं इस चीज को कि हाँ जी हम ये करते रहे, तो अब आप इमेजिन कर लें। फिर मेरा ख्याल है इस पे किसी ना किसी किस्म की इंटरनेशनल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और उसके बाद जो हसीना वाजिद कर रही है वहां पे, जो जमाते इस्लामी के लोगों को सजाएं दी जा रही है और लोगों को सजाएं दी जा रही हैं और उनको तख्तादार पे लटकाया जा रहा है क्योंकि वो उस वक्त जो थे वो पाक फौज का साथ दे रहे थे। फौज का काम होता है लैंड एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। जब अवामी लीग लोगों की प्रॉपर्टी जलाएगी, बैंक लूटेगी, लोग जो मुक्ति बहिनी जैसे पैरामिलिट्री ग्रुप वहां पर स्टैब्लिश होंगे, तो फौज का क्या काम है? फिर वो ऑपरेशन ना करे तो क्या करे? यही काम होता है फौजों का, इसीलिए फौजों को रखा जाता है। लेकिन किस तरह टर्न किया गया, जिस तरह शर्मिला बोस कह रही, पूरी डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है। एक नई स्टेट बन गई, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से हिस्ट्री लिखी उसके। पाकिस्तान पे आज डिपेंड करता है कि हम एक तो उस हिस्ट्री को ठीक करें, लोग इस पे बात करें। पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छे हिस्टोरियन से वो हिस्ट्री लिखवाए और उस पे ये पैगाम पहुंचाए दुनिया को, और बंगालियों को बताए और इंडियंस को बताए कि उन्होंने किस तरह इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, और बंगालियों को बताया कि किस तरह मिसयूज किया गया हमारे इस गैप को। और पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को एज ए स्टेट मजबूत करना चाहिए, सो दैट द बंगालीज मस्ट कम एंड सिट विद अस एंड वी शुड हैव अ ट्रेड एंड डायलॉग, और चीजें हमें आगे की तरफ लेके जानी चाहिए। माजी से भी निकलना चाहिए, लेकिन माजी का रिकॉर्ड ठीक रखा जाना चाहिए, डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। I am sure there are writers, there are people who are writing, there are people who are speaking, and they will definitely make something out of it. Thank you very much.